मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के छाता चौक आबकारी थाना के समीप की है। मृतक युवक की पहचान मारीपुर मदरसा गली निवासी मोहम्मद लाडले का 22 वर्षीय पुत्र यासिर अराफात के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक मृतक का दोस्त मोहम्मद रेहान का बैरिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मची हुई है। मृतक यासिर ग्रेजुएशन का छात्र था। मृतक की बहन सम्मुख ने बताया कि शाम में उसका भाई बाइक लेकर घूमने निकला था। वह अक्सर शाम में दोस्तों के साथ समय बिताने जाता था। उसके जाने के कुछ देर बाद ही पड़ोस के एक लड़के ने आकर उन लोगों को बताया कि यासिर को गोली मार दी गई है। उस समय वह जीवित था। इसके बाद सभी लोग उसे जुड़न छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की बाइक बटलर के समीप एक चाय दुकान के बाहर खड़ी मिली। दुकानदार ने बताया कि शाम में वह 3-4 लड़कों के साथ दुकान पर आया था। कुछ देर तक सब आपस में बात करते रहे। इस दौरान उसकी बाइक वहीं पर खड़ी थी। कुछ देर बाद सभी निकल गए। इससे अधिक उसे कुछ जानकारी नहीं है। मृतक की बहन ने बताया कि यासिर घर का इकलौता चिराग था। उसके पिता मोहम्मद लाडले सऊदी में रहकर व्यवसाय करते हैं। यासिर अभी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करना चाहता था। उसकी बहन का कहना है कि घटना के कारण का पता नहीं लगा है। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। यासिर की हत्या के बाद मारीपुर इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। इस घटना के बाद काजी मोहम्मदपुर पुलिस के साथ पुलिस की कई विंग तफ्तीश में जुट गई है। कुछ नहीं बोल के क्या, बस तैयार होके जा रहा था बाहर, जैसे हमेशा जाता है घूम रोड पे। अच्छा, कुछ बोला नहीं था। अच्छा, कोई मोबाइल पे कॉल लाया था किसी का? मोबाइल पे कॉल लाया तो अपना रूम में बैठ के मूवी देख रहा था मोबाइल में। उसके बाद वो गया। क्या जानकारी मिली आपको? कैसे जानकारी मिली? जानकारी कुछ नहीं, कोई रोड पे से बोला तो मम्मी हमको बोली तो हम गए थे कि भैया को गोली लग गया है। उसके बाद हम लोग गए रोड पे। ट्यूशन जाता था? नहीं भैया, अभी क्लास नहीं जाता, सुबह में क्लास जाता है। घूमने फिरने के लिए निकला? हाँ, निकला होगा। वो ना आया था 4-5 बजे के बीच में। 4-5 बजे के। क्या लगता है कोई दोस्त यार में किसी से दुश्मनी वगैरह था, ऐसा कभी पता चला? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। कौन क्लास में पढ़ता था ये? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में है। अभी क्लियर जानकारी नहीं है। अभी कोई कुछ बताने के लिए नहीं हो पा रहा है। जानकारी ले रहे हैं हम लोग। हत्या की बात आ रही है। अभी क्लियर स्पष्ट नहीं, अभी ज्ञात हो रहा है। जानकारी होने पर दिया जाएगा। की हालत क्या है? मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके के बसैठा में पीएनबी ब्रांच से 6,24,000 रुपए लूटने वाले आपराधिक गिरोह ने पटना से लेकर वैशाली और शिवहर तक उत्पात मचा रखा है। कई बार जेल जाने के बावजूद घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा था। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने पीएनबी ब्रांच लूटकांड का उद्भेदन कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरा वैशाली हाजीपुर का पंकज ठाकुर पटना में लूटकांड की बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। उसके अलावा मीनापुर तुर्की का विकास राय है, जिसने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और शिवहर में उत्पात मचा रखा था। वह कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन जैसे ही जेल से निकलता है वह दूसरी वारदात को अंजाम देता है। इस बार भी वह 14 दिसंबर को हाजीपुर जेल से जमानत पर निकला था। इसी के बाद अपना गिरोह के लड़कों को बुलाया। इसके बाद पीएनबी लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। पंकज और विकास के अलावा कर्जा का गोलू कुमार, ब्रह्मपुरा का राजकुमार और कर्जा का विकास सहनी शामिल है। इनके पास से 5 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 10 गोली और टीम खोखा, 1 किलोग्राम गांजा, 15 पुड़िया स्मैक और बाइक बरामद हुआ। इसके अलावा एक बाइक का नंबर प्लेट भी मिला है, लेकिन लूट की राशि में सिर्फ 35,000 रुपए ही पुलिस बरामद कर सकी है। घटना के संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि दोनों लुटेरे अभी फरार हैं, जिसमें एक मुजफ्फरपुर का है, दूसरा अन्य जिले का। ये दोनों ही लूट की राशि लेकर फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी को लेकर टीम छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक में 4 जनवरी 22 को एक डकैती का बैंक में अंजाम दिया गया, जिसमें 6 बैंक लुटेरे जो कि बैंक में घुस करके उन्होंने कैशियर के साथ मारपीट की और उसके बाद में वहां से कैश लेकर उस घटनास्थल से फरार हो गए। इस मामले में तुरंत वहां पर स्थानीय चौकीदारों ने और स्थानीय लोगों ने डीएसपी सरैया, एसएचओ सरैया को इस मामले में सूचना दी, जिसमें जो है 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया और इन अपराधियों के पास से पिस्टल
और जो लूटी हुई राशि है उसे बरामद किया गया। बाद में इन्हीं लोगों की निशानदेही पे वैशाली सदर थाना क्षेत्र में भी रेड की गई, जहां से जो है 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार 6 बैंक लुटेरों में से 5 लोगों को अरेस्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 3 मैगजीन, 8 राउंड गोलियां, 1 अपाची मोटरसाइकिल और लूट का जो 1.5 लाख रुपए है उसे बरामद किया गया है। इस प्रकार 35,000 रुपये बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े लूट के गिरोह के बारे में पता लगा है, जिसमें से 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। जब इन लोगों से आगे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपनी संलिप्तता वैशाली सदर थाना में कई लूट के केसेस में और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कुर्नी थाना क्षेत्र में एक लूट केस हुआ था, जिसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें से एक अपराधी जो है पहले भी 3 बार बैंक की लूट के केसेस में पटना में, शिवहर थाना में, मुजफ्फरपुर और वैशाली से जेल जा चुका है। इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में एक बड़ी सफलता मिली। गिरोह सर कहाँ का है ये अलग अलग जिलों का गिरोह है। इसमें से कुछ अपराधी वैशाली थाना के हैं, कुछ वैशाली जिले के हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के हैं और एक अपराधी जिसको अरेस्ट किया है इसने पटना में भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो ये लोग एक साथ इकट्ठा होने के बाद में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसको पुलिस ने रोकने में सफलता मिली है। तो बैंक मैनेजर के द्वारा राशि बताया जाता था बहुत ज़्यादा था, तो उसमें सर क्या कुछ क्लू मिलता है? इसमें जो चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें शुरू में बताया था, उसमें जो है हम लोगों ने उसके बाद में जो उनके कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन निकली उनके स्टेटमेंट को लिया गया है। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट जो वहाँ पे मौके पे चौकीदार नियुक्त था उसको जो है कंप्लेनेंट बनाया गया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोरोना की चपेट में आए लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में निर्मित 200 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शुक्रवार से आरंभ हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भवन के प्रथम तल पर नवस्थापित 20 बेड का आईसीयू और दूसरे और तीसरे तल पर 200 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के 6 आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पीएचसी में 10-10 बेड और 200 बेड का यह कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आज से शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सेवा की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरपुर में विगत कुछ दिनों में केसेस की संख्या लगभग 200 को पार कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 220 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है DCHC के नाम पे, जिसमें मुख्य रूप से 200 सामान्य मरीज के लिए रखा गया है और 20 रखा गया है वेंटिलेटर के साथ में ICU के तौर पर। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि लगभग जितने भी केसेस पिछले 2 राउंड में आए हैं, वेव में आए हैं, उसमें 10% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिसको कि ICU की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे अस्पताल को इस तरीके से तैयार किया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद हम लोग उसकी ट्राइजिंग करेंगे। ट्राइजिंग में बेसिकली ये बताया जाता है कि ट्राइजिंग को में पेशेंट किस जगह पे रखना है, क्या उसको ICU की आवश्यकता है या सामान्य बेड में उसको ऑक्सीजन थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है। पहले और द्वितीय जो दोनों वेव था उसमें मुख्य रूप से ये पाया गया कि हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी से अधिक पेशेंटों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको कि हमें या तो बाईपेप या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिस सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे 20 बेड का एक ICU है, जहाँ पे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ ही साथ हम लोग उनको वेंटिलेटर की सुविधा देकर ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 220 बेड का अस्पताल हमारा बनकर तैयार है और हम लोग अब तीसरे वेव के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 250 जो है एक्टिव केस हैं और सभी केस जो है एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं और सारे के सारे केसेज अभी होम आइसोलेशन में हैं। हम लोग हर जांच केंद्र पर जो है जहाँ भी कोविड का टेस्ट हो रहा है मेडिकल किट जो है अवेलेबल करवा दिए हैं। जैसे कोई पॉजिटिव आता है उसको वहीं से मेडिकल, अगर वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको गंभीर लक्षण नहीं है और होम आइसोलेशन में रहना चाह रहा है तो उन्हें हम लोग वहीं से मेडिकल किट दे रहे हैं ताकि उनको तुरंत मेडिकल किट मिल जाए। उसके बाद हमारा जो है देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है हमारा, इसमें 22 बेड हमारा ICU का है और सब मिला के 220 बेड है हमारे यहाँ पर। सारे बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है उपलब्ध और जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हम लोग इसमें एडमिट करेंगे और उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ का जो है डिप्यूटेशन हो गया है, 24 घंटे स्टाफ यहाँ रहेंगे
और प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास सारी दवाएं उपलब्ध है, दवाओं की कोई कमी नहीं है, और आवश्यकता होगी तो स्टेट से हम लोग और दवा मंगवा लेंगे। तो मुजफ्फरपुर में कुल कितने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में परिवर्तित किया गया है और कितने बेड उपलब्ध हैं? कोविड केयर सेंटर हमारा जितना भी पीएचसी है, पीएचसी सीएचसी जितना भी हमारा, उसमें 10-10 बेड हम लोगों ने रिजर्व करवा दिया है, और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सुविधा है हर बेड पर। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को डायरेक्शन है कि अगर कोई केस इस तरह का आ जाता है तो पहले उसको स्टेबलाइज करें, उसके बाद एम्बुलेंस से उसको ऑक्सीजन सुविधा के साथ प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के सारे प्रोटोकॉल के साथ कोविड DCSC जो हॉस्पिटल है जो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए है उसमें जो है भेजें। और हमारा जितना अभी 2 जगह DCSC बना है हमारा, वो आपका एक यहाँ पर है, आपका बिहार स्कूल एग्जाम्स बोर्ड के ऑफिस में बना हुआ है, एक जो है MCH बिल्डिंग सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है। दोनों जगह वेंटिलेटर की भी सुविधा है और बाकी हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुविधा है। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल SKMCH में है, वहाँ और जिससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है उपलब्ध, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, तो उसी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ भी 220 बेड है, 250 बेड है करीब वहाँ, तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं कि किसी भी तरह का परिस्थिति हो जाए हम लोग उसको संभाल लें। अभी कल जो 155 केस आए हैं, उसके बाद अभी जिले में कितने केस एक्टिव है? लगभग 250 केस अभी एक्टिव है। 250 केस। इसमें सर कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी संक्रमित? हाँ, कुछ लोग पुलिस के भी संक्रमित हुए हैं, कुछ जो है सो आपके कुछ ANM की विद्यार्थी थी, तो ANM स्कूल में हमने छुट्टी दे दी है, और वो सारी लड़कियां जो है अपने अपने घर चली गई हैं, और जो पॉजिटिव थी वो अपने घर में आइसोलेट हो गई हैं। उसके अलावा SKMCH में कुछ डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए हैं, तो वो लोग भी अपना आइसोलेशन में। हमारे कुछ LT भी पॉजिटिव आए हैं, उनको भी हम लोग आइसोलेट कर दिए हैं। टोटल कितना है सर अभी तक? अब एक्यूरेट फिगर अभी मुझे याद नहीं, लगभग 250 के लगभग एक्टिव केस। अभी जो भी मरीज हैं सर, वो लोग होम आइसोलेशन में, उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से? डेली उसको यहाँ के कोविड कंट्रोल सेंटर से जो है डेली कम से कम दिन में 2 बार फ़ोन किया जाता है, और उनके हालचाल की जानकारी ली जाती है, और सारे प्रभारी के चिकित्सा पदाधिकारी को डायरेक्शन है कि हर 2 दिन पर एक बार जो है मेडिकल टीम भेज कर उनके घर पर का फिजिकली भी उनका जांच कर लें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सही है कि नहीं, टेम्परेचर का क्या स्थिति है, ताकि किसी तरह की जो है दुर्घटना न होने पाए। तो सेकेंड वेव में जिस प्रकार की ऑक्सीजन को लेके बवाल मचा था, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कहीं कहीं परेशानी, ऑक्सीजन के लेके परेशानी हुई थी। इस बार पूरी व्यवस्था की गई है। हमारा 2 जो है PSA प्लांट है, हमारा सदर हॉस्पिटल में काम कर रहा है। हर PSC में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारे इस हॉस्पिटल में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है। सारे ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग भरवा कर रखे हुए हैं, किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आने वाले समय में संख्या बढ़ने की भी संभावना, कितनी भी संख्या बढ़ेंगे हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को कोरोना मरीज का कैसे इलाज किया जाएगा और उसे कैसे भर्ती करना है, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल किया। मोतीझील में बिहार विद्यालय शिक्षा परियोजना भवन में 220 बेड का नया कोरोना वार्ड बनकर तैयार हुआ है। इसी में मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन ने पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को तरीके बताए, फिर एक्सपर्ट के साथ इसे करके अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिखाया गया। एक व्यक्ति को कोरोना मरीज बनाकर लाया गया। इसके बाद फौरन उसे एक्सपर्ट टीम लेकर वार्ड में जाती है। बेड पर कार्डिक मॉनिटर, ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर और वेंटिलेटर लगा है। इससे जांच किया गया, फिर उसका ब्लड शुगर, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर देखा जाता है। यहाँ ICU की व्यवस्था भी है। जांच और उसके लक्षण से पता किया जाता है कि वह गंभीर है या सामान्य है। उसी अनुसार उसे ICU या जनरल वार्ड में भर्ती किया जाता है, फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। सिविल सर्जन ने बताया कि इस नए कोविड केयर सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। कॉल सेंटर से इसे टैग किया गया है। वहां से जैसे ही किसी मरीज के संबंध में सूचना मिलेगी, यहां से एम्बुलेंस के साथ टीम रवाना हो जाएगी। आज जो है सो हम लोग जो है DCSC में मॉक ड्रिल किए। अभी तो कोई पेशेंट हमारा एडमिटेड नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट आ जाए तो हमारी तैयारी पूरी है या नहीं, इसके लिए आज मॉक ड्रिल किया गया है। पेशेंट के रूप में जो व्यक्ति आया उसका वो सारी जांच की गई, जो कि एक पेशेंट करने के बाद जांच की जाएगी, और फिर उनको जो है बेड पर लगा करके हमारे यहाँ सारा चीज़ है। कार्डिक मॉनिटर भी लगा हुआ है, आपका वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। तो जैसे ही पेशेंट को आता है हम लोग उसको ट्राइज रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसका SpO2 ऑक्सीजन कंसनट्रेशन देखा जाता है, उसके बाद ब्लड शुगर देखा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उसका टेम्परेचर देखा जाता है।
और उसके अनुसार जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट आईसीयू के लायक है या ये जनरल वार्ड के लायक है, और उसके बाद वो उसी अनुसार शिफ्ट किया जाता है और फिर वहाँ पर जो व्यवस्था रहती है प्रोटोकॉल के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अटेंडेंट को कोविड पेशेंट है तो अटेंडेंट को अंदर अलाउड नहीं है, बाहर उनको रहने की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे और अभी कुछ उसको बाहर में रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि अंदर में ये इन्फेक्शन की बीमारी है, एक से दूसरे को फैलेगा और फिर वो बाहर जाएंगे तो दूसरों को फैलाएंगे, इसलिए अटेंडेंट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है इसमें। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में शुक्रवार को जिले के सभी कॉलेजों में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं एमएस कवि कॉलेज और एमडीएम कॉलेज में धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि हमारी कई लंबित मांगे हैं, जिसमें अंतर वेतन एवं एसीपी और एमएससीपी के अंतर राशि का संपूर्ण बकाया का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही सभी मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो धरने के बाद 18 और 19 जनवरी को सभी शिक्षकेतर कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और वीसी का घेराव करेंगे। कर्मचारियों का 100% वेतन का भुगतान पीवीसी के नाम पर जो वेतन काट करके रोक करके रखा हुआ है उसका भुगतान पीवीसी के द्वारा वेतन निर्धारण जल्द से जल्द हो। पीवीसी के नाम पर सरकार का कहना है कि आपका वेतन निर्धारण एक रूपता लाने के लिए पीवीसी का गठन किया गया, लेकिन पीवीसी के द्वारा वेतन का निर्धारण नहीं किया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, पर साल दर साल से वो लंबित है। इसलिए हम लोगों का जो मांग है कि पीवीसी के द्वारा जो वेतन निर्धारण होना है वह जल्द से जल्द हो। है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। हमारे जो डेली वेजेज भाई जो हैं जिनका 10 साल से ऊपर हो चुका है उन लोग का परमानेंट होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों का प्रमोशन करा लिया गया, लेकिन हम लोग के महाविद्यालयों का प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। करीब 3-4 साल हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वीसी से वार्ता किए, वो हम लोग को हमेशा आश्वासन देते रहे, लेकिन हम लोगों का है बोलते हैं कि हाँ 2 महीना बाद आप लोग का हो जाएगा, 3 महीना बाद हो जाएगा, लेकिन हम लोग का प्रमोशन नहीं किया गया। आगे ये क्या रणनीति बनाया आप? आगे का हम लोग का महासंघ के तरफ से जो आदेश आया है, अगर विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति और हम लोग का अगर डिमांड पूरा नहीं करते हैं और मुख्यमंत्री जो कान में तेल रख के सोए हुए हैं और शिक्षा मंत्री जो हम लोग का अगर डिमांड कर्मचारियों का पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग 7 जनवरी 2022 को जो आज उपस्थिति बनाकर हम लोग का शांतिपूर्वक ढंग से आज हम लोग का धरना हुआ है, अगर इसके बाद नहीं होता है तो फिर हम लोग का जो महासंघ से आदेश आया है उसमें हम लोग 18 और 19 तारीख को 2022 को सामूहिक अवकाश पे एवं विश्वविद्यालय में जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और विश्वविद्यालय को बंद कराने का काम करेंगे। शुक्रवार को छात्र राजद के प्रतिनिधि मंडल को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वार्ता के लिए कुलपति आवास बुलाया गया। कुलपति की अध्यक्षता में शुरू हुई छात्र राजद अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर घंटों वार्ता चलने के बाद भी वार्ता पूरी तरह से विफल रही। पूर्व प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव ने बताया कि कुलपति ने फिर से खोखला आश्वासन दिया है, जिसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में छात्र राजद द्वारा जारी भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ संकल्प पथ पर जारी रहेगा। वहीं चंदन आजाद ने कहा कि वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की मनसा साफ नहीं दिखी, इसलिए छात्र राजद अपने संघर्ष को जारी रखेगा और आगामी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीनेट की बैठक का विरोध करेगा। कुल मिला के यही कह सकते हैं जो ये वार्ता विफल रहा, क्योंकि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान का जो ये संकल्प है, उस संकल्प पथ पे हम लोग पूर्व से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक पहल की गई, वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया। छात्र राजद प्रतिनिधिमंडल हमारे नेतृत्व में वार्ता के लिए वहाँ उपस्थित रही। घंटों वार्ता चलने के बाद यही स्पष्ट हुआ कि कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से जो आश्वासन मिले हैं, उस आश्वासन से हम लोग आश्वस्त नहीं है। चूँकि पूर्व में भी कई तरह के आश्वासन मिले हैं, कुलपति महोदय सिर्फ आश्वासन देते हैं, समस्याओं की समाधान की ओर उनका कोई पहल नहीं था। इसीलिए ये वार्ता जो हुआ है, मैं मानता हूँ छात्र राष्ट्रीय जनता दल मान रही है, ये विफल वार्ता है। आगे हमारा संघर्ष
जारी रहेगा। क्या मांग था? 5 सूत्रीय मांगों के लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से संघर्ष कर रही। जैसा कि आपके माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे तमाम छात्र छात्राएं ये जानते हैं, उसी मांगों पर ये हमारा आज ये वार्ता था। जैसा कि आपको पता है, छात्र राजद का मुख्य ये प्रथम मांग रहा है एक्सेल आईसीटी और समानता सिक्योरिटी कंपनी। जो विश्वविद्यालय में एक्सेल आईसीटी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा फल ही प्रकाशित करती है, वही कंपनी के द्वारा दिया गया रिजल्ट अभी पीजी में और फर्स्ट पार्ट में जितने बच्चों के ऑब्सेंट और पेंडिंग किया गया था, वही कंपनी के कारण अब उसी कंपनी पे मगध विश्वविद्यालय में जब निगरानी विभाग का छापा पड़ा तो वो निगरानी विभाग ने उस कंपनी पे एफआईआर भी किया है। वही कंपनी मेरे यहाँ काम कर रही है। समानता सिक्योरिटी का जो बात है वो आप जानते हैं, समानता सिक्योरिटी के माध्यम से यहाँ 78 गार्ड ये काम करते हैं और पेमेंट 118 गार्ड का हो रहा है। और जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के विभाग में जितने विभागाध्यक्ष हो या प्रोफेसर हो दूसरे जगह प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, उनको अविलंब विभाग बुलाया जाए ताकि यहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू ढंग से संचालित हो सके। हम उसके बाद मेरा जो मुख्य मांग रहा है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर लागू करो। वर्षों से छात्र राजद का ये मांग रहा है। जैसे ही एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा, परीक्षा और परिणाम से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यही मांगों के लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्व से यहाँ संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष मेरा आगे भी जारी रहेगा। आज के वार्ता से ये स्पष्ट हो गई कि वीसी का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल साफ नहीं था और वो हम लोगों की मांगों को लेकर के गंभीर नहीं देखे। इसलिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल अंततः अपने मांग पे अड़ी है और हमारा जो पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम चल रहा है भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, वो हमारा जारी रहेगा। और विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित आगामी सीनेट की बैठक है उसमें छात्र राजद जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेगी और उसका विरोध करेगी। घर घर खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के मुजफ्फरपुर से जुड़े डिलीवरी बॉय बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने यह कदम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद भुगतान कम करने के विरोध में किया है। स्विगी कंपनी के ऑर्डर डिलीवरी बॉय का कहना है कि पूरे दिन भाग दौड़ की ड्यूटी है। एक ऑर्डर डिलीवरी करने पर चार्ज अगर 15 रुपये मिलेगा तो 6 किलोमीटर बाइक चलाने पर पेट्रोल का दाम भी नहीं निकलता है। शहर में फूड डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण सोमवार से ही ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी पूरी तरह से बंद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने बताया कि उनको कंपनी पहले लॉगिन बोनस देती थी, जो कि कंपनी ने बंद कर दिया है। वेटिंग टाइम 10 से 20 मिनट दिया जाता था, जो कि अब कंपनी ने बदलकर सिर्फ 4 मिनट कर दिया है। इसको लेकर सारे डिलीवरी बॉय ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। हड़ताल के दौरान कंपनी के अधिकारी उन्हें बार बार आईडी बंद करने की धमकी दे रहे हैं और काम नहीं करने पर कंपनी के द्वारा नए लड़के रख देने की धमकी दे रहे हैं। कंपनी यदि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने उनका 25 रुपये पे आउट को बढ़ाकर 40 किया जाए और वेटिंग टाइम को 10 से 20 मिनट किया जाए और मल्टी ऑर्डर पर पे आउट 15 की जगह 20 रुपये किया जाए। हम लोग का पे आउट कम किया गया, कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। शुरू से ही 25 रुपया में हम लोग को डिलीवरी करवाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग वेतन की मांग के लिए स्विगी में 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग का पे आउट बढ़ाने का मांग के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं और कंपनी सब जगह देखिए इतना रेट बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है। 3 साल से हम लोग 25 रुपया में काम कर रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है? परेशानियाँ झेलने पर रात में भी 12 बजे से दिन में 12 बजे से रात में 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं। कहीं कुछ होता है तो हमारे फ्लीट मैनेजर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। कितना आदमी का मोबाइल छीना गया लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं होता। रात में हम लोग जाते हैं, कोई भी ऑर्डर करता है, 6 किलोमीटर का ऑर्डर है, कहीं जाए, मान लीजिए कि भगवानपुर का लोकेशन दिया गया है और वहाँ से अगर रामदयालु बुला दिया जाएगा 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो उसका भी पैसा कंपनी नहीं देता है और वेटिंग टाइम का भी नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर गिरा है 40 मिनट 50 मिनट वेटिंग करने के बाद भी अगर ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पे आउट हम लोग को नहीं मिलता है। 1-1 घंटा बैठना पड़ जाता है किसी रेस्टोरेंट में। उसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं तो बोलता है कि बिहार के लिए रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम अप्लीकेबल नहीं है। जानते हैं कि 3 साल पहले फ्यूल का क्या रेट था, मोबाइल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। 3 साल पहले जो रेट था वही रेट पर आज भी खटवाया जा रहा है हम लोग को। आप लोग जानते हैं कि हम लोग शहर में सुबह से लेकर के रात तक भूखे पेट सबको खाना खिलाने का काम करते हैं। आज राइडर रोड पर खड़ा है, आज राइडर भूखे है। आप देख रहे हैं स्थिति, हर चीज़ का स्थिति दाम बढ़ गया हुआ है। हम लोग को उतना ही दिया जा रहा है। जब हम लोग का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काम क्यों करेंगे।
हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो मिनिमम जो गारंटी होता है एक मजदूर का होता है 400 से 600 रुपया 800 रुपया, वो तो कम से कम मिलना चाहिए था। ये क्या कि बेरोजगारी है और दूसरा भी काम कर सकते थे। बेरोजगारी है, कहीं काम नहीं मिल पाता है, कहीं काम करने जाइए तो उस टाइप का सैलरी नहीं मिलता है। काम कर